Assalamu alaikum. Today on 9th June 2021, I am starting lecture number 1 for week number 11, and the topic of today's lecture is joint probability distribution function. So what is joint probability distribution function? Actually, previously we were talking about experiments that are related with only one random variable, whether it is a discrete random variable or it is a continuous random variable. But we discussed all those experiments where we were only considering one random variable. But when it comes to more than one random variables, we have to construct joint probability distribution table for discrete random variables and joint probability density function for continuous random variables. So what is a joint probability? Joint probability is neither P of X nor P of Y, rather it is P of XY. ना ये X की probability होती है, ना ये Y की probability होती है, बल्कि ये X और Y के एक साथ होने की probability होती है. Joint probability क्या होती है कि आप ये बताते हैं कि X एक random variable है, Y एक और random variable है, और इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स के एक साथ हो जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या है. तो P ऑफ एक्स वाई यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कहेंगे जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, और इसी P ऑफ एक्स वाई को हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा. तो यहाँ पर अभी हम क्योंकि इनिशियली बात कर रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो हम कहेंगे कि ये P ऑफ एक्स वाई ये बेसिकली एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. ये एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो x के एक सर्टेन वैल्यू को लेने और y के एक सर्टेन वैल्यू को लेने को की प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है. अच्छा, अब ज़रा जेनेरिक डेफिनेशन है तो ये देखकर ज़रा मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एक सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें बड़ी आसान है. अच्छा, अब नेक्स्ट में वो ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो बिलोंग करती है किसी एरिया ए से, ये हमें मिलता है कैसे? जब हम तमाम x के लिए प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें और फिर तमाम y की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें, और जो टोटल एरिया मिलेगा वो आपको, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो 1 होगा. ठीक है जी. तो बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से जब हम सिंगल वेरिएबल के लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे, तो रिकॉल करें अगर x एक रैंडम वेरिएबल होता था और आप उसकी डिफरेंट वैल्यूज लेते थे 0, 1 एंड 2, तो आप क्या करते थे, 0, 1 एंड 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे, और जब आप तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते थे तो टोटल सम 1 आता था. बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा कि एक टेबल बनेगा जिसके सपोज के कॉलम्स में x की वैल्यूज लिखी होंगी, इसकी रोज में सपोज y की वैल्यूज लिखी होंगी, और जो इंटरसेक्शन होगा कॉलम और रोज का वहां पर एक्स वाई की प्रोबेबिलिटी यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिखी होगी. और फिर आप क्या करेंगे कि जब इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो 1 ही मिलेगा. अब ये जेनेरिक डेफिनेशन है तो इसको देख के लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल चीज लिखी हुई है, लेकिन असल में ये बहुत आसान काम है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अच्छा, अब वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, आपको एक ऐसा टेबल दिया हुआ है जो एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटीज बता रहा है, तो अब आप क्या कर सकेंगे, आप हमेशा उस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे. आसान अल्फाज में वो टेबल एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटीज का होगा, लेकिन आप उस एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटीज के टेबल में से सिर्फ एक्स की प्रोबेबिलिटीज का टेबल अलहदा कर सकेंगे और सिर्फ वाई की प्रोबेबिलिटीज का टेबल अलहदा कर सकेंगे. तो अब जब आप एक बड़े टेबल में से एक्स का टेबल अलहदा कर सकेंगे तो वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और एक्स के मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को आपकी बुक वॉलपोल एंड माइट्स जी ऑफ एक्स कहती है. इसी तरह से y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को वो h ऑफ y कहती है. तो मकसद क्या है कि जब एक टेबल आपको मिल जाएगा तो उस टेबल में से आप x की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अलग कर सकते हैं जिसको आप g ऑफ x कहते हैं, और y की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसको आप h ऑफ y कहते हैं उसको भी आप अलग कर सकेंगे. अब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि वो कौन सी जगह जहां पर हम एक से ज़ायद रैंडम वेरिएबल्स एक ही चीज़ के मुतालिक आइडेंटिफाई या फिर डिफाइन कर सकते हैं. मिसाल उन्होंने दी है कि अगर एक
क्लास के बच्चों की हाइट्स एंड वेट्स को मतलब टेबल की सूरत में लिखा जाए, तो हाइट एक वेरिएबल है, सपोज वो x है, और वेट्स दूसरा वेरिएबल है, वो y है, और ये दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब ये इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। आपको पता है हाइट 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 2.1 भी हो सकती है, ये 50 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 50.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो क्योंकि हाइट डिस्क्रीट नहीं होती और इसी तरह से वेट डिस्क्रीट नहीं होता, तो यहाँ पर x और y, हाइट और वेटिंग, और ये दोनों कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से चले टेम्परेचर एंड रेनफॉल पर, तो ये भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने दिया है कि 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ नीडल रैंडमली ड्रॉप्ड ऑन अ टेबल, तो ये भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस भी डिफाइन की जा सकती है और डिस्क्रीट भी डिफाइन की जा सकती है। द नंबर ऑफ वंस एंड द नंबर ऑफ सिक्सेस इन 10 रोज ऑफ अ डाई, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की मिसाल है कि जितने नंबर ऑफ वंस आएंगे वो x है, जितने नंबर ऑफ 6 आएंगे वो y है, और डाई को कितनी दफा रोल किया गया है 10। तो जब 10 डाई रोल किए जाते हैं तो नंबर ऑफ वंस 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है, तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो x कहलाएगा। इसी तरह जो 6s हैं, जब आप एक डाई को 10 दफा रोल करते हैं तो वो भी 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है, और इसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल y कहेंगे। और अगर हम इनकी टेबल एक बना दें जॉइंट प्रोबेबिलिटी का, तो वो कहलाएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन इन चारों एग्जांपल्स का कोई टेबल नहीं बनाया गया, बल्कि ये सिर्फ आपको ये समझाया गया है कि ऐसे इवेंट्स डिफाइन किए जा सकते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं जहां पर आपको एक ही एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़े, ठीक है जी। यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि वी आर इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट ऑफ सीट बेल्ट यूज ऑन सेविंग लाइव्स। हम सीट बेल्ट का यूज को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से लाइफ सेविंग होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इफ वी कंसीडर द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल्स, एक रैंडम वेरिएबल उन्होंने x1 डिसाइड कर दिया, दूसरा रैंडम वेरिएबल उन्होंने x2 डिसाइड कर दिया। याद है कि दोनों चीजें पॉसिबल हैं, रैंडम वेरिएबल को कोई भी नाम दिया जा सकता है। ये भी हो सकता था कि एक को x कहते और दूसरे को y कह देते। इन्होंने ये कर दिया कि एक को कैपिटल x1 कह दिया और दूसरे को कैपिटल x2 कह दिया। बात वही है x और y वाली, कि एक रैंडम वेरिएबल है x1 और दूसरा रैंडम वेरिएबल है x2। और x1 को उन्होंने क्या डिफाइन किया कि x1 0 होगा अगर चाइल्ड बच जाता है, और x1 1 है अगर चाइल्ड सरवाइव नहीं कर पाता। देखिए अच्छी एग्जांपल्स तो दी है वैसे, लेकिन चलें। फिर वो कहते हैं कि x2 0 है अगर उसने कोई भी बेल्ट नहीं पहना हुआ, x2 1 है अगर उसने एडल्ट का बेल्ट यूज किया है, और x2 इक्वल्स टू 2 है अगर उसने चाइल्ड वाली सीट यूज की है। तो अब पता ये चला कि x1 दो वैल्यूज ले सकता है 0 और 1, और x2 भी तीन वैल्यूज ले सकता है, सॉरी x2 तीन वैल्यूज ले सकता है 0 1 एंड 2। तो जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, तो या तो हम रॉस को ले लेंगे 1 एंड 2 और कॉलम को ले लेंगे 0 1 एंड 2, या हम कॉलम को ले लेंगे 0 1 एंड 2 और रॉस को ले लेंगे 0 एंड 1। तो अब यही काम उन्होंने किया कि जी इस एक्सपेरिमेंट का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने आपको दे दिया। तो आप अगर आप इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखें तो x1 जो है वो कॉलम्स में रिप्रेजेंट किया गया है। x1 की दो वैल्यूज थी, एक था 0 दूसरा था 1, तो दो डेडिकेटेड कॉलम x1 0 और 1 के लिए। इसी तरह से x2 की तीन वैल्यूज थी 0 1 एंड 2, तो आप देख सकते हैं कि तीन रॉज में x2 की तीन डिफरेंट वैल्यूज को लिखा गया है। अच्छा, अब ये जो दरमियान में 6 प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, कौन कौन सी? 0.38, 0.17, 0.14, 0.02, 0.24 और 0.05। ये जो 6 प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं, याद रखिए ये हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। ये कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, how many joint probabilities are given in this table? Option number 1 6, option number 2 9, option number 3 11 और ऑप्शन नंबर 4 12। तो आपका आंसर क्या होगा? 6। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज इस टेबल में सिर्फ 6 हैं,
0.38, 0.17, 0.14, 0.02, 0.24 और 0.05। बाकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज नहीं। अब जी जबरदस्त, क्या बात है। देखिए मैं पता ये इस तरह क्यों करता हूँ, हमारे बच्चों को दो तरह की बातें समझ आती हैं, एक अटेंडेंस की और एक नंबर्स की। तो इन बातों से वो खुश रहती हैं। मार्क्स का तस्करा हो, अटेंडेंस की बातें हों, बच्चे खुश रहते हैं। क्या ख्याल, मोटिवेटेड रहते हैं। तो खैर अब बात ये हो रही है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटीज तो उसमें 6 हैं। 0.38 ना x1 इक्वल्स टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि x1 इक्वल्स टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0.76 है, और 0.38 x2 इक्वल्स टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि x2 इक्वल्स टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0.55 है। तो फिर 0.38 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? 0.38 x1 इंटरसेक्शन x2 की प्रोबेबिलिटी है, और उसमें क्या जरूरी है कि x1 भी 0 हो और x2 भी 0 हो। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि x1 इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस टेबल से x1 इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी 0.76 है। और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि x2 इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 0.55 है। क्यों? क्योंकि 0.38 प्लस 0.17 दोनों जगहों पे x2 0 था, तो x2 0 होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम है, यानी 0.55 है। इसी तरह से x1 इक्वल्स टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0.38 प्लस 0.14 प्लस 0.24, यानी 0.76 के बराबर है। तो अगर कोई कहता है x1 इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 0.38 नहीं है, बल्कि वो 0.38 प्लस 0.14 प्लस 0.24, यानी 0.76 है। तो अब मैं आपको ये बावर कराना चाह रहा हूं, ठीक है, ये चीज रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि जो दरमियान वाली 6 प्रोबेबिलिटीज हैं वो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं। पहले रैंडम वेरिएबल x1 की प्रोबेबिलिटीज कहां लिखी हुई हैं? आखिरी रो में। x1 की दो वैल्यूज है 0 एंड 1, और उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? 0.76 और 0.24। x2 की तीन वैल्यूज है 0, 1 एंड 2, और उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? 0.55, 0.16 और 0.29। तो अगर मैं x1 के लिए एक अलग से टेबल बना दूं, तो वो टेबल क्या बनेगा? x1, उसकी पहली वैल्यू 0, उसकी दूसरी वैल्यू 1, फिर x1 की प्रोबेबिलिटी यानी 0 की प्रोबेबिलिटी 0.76 और 1 की प्रोबेबिलिटी 0.2। ये मैंने क्या किया? मैंने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक्सट्रैक्ट कर लिया, अलग कर दिया। तो क्योंकि मैंने ये x1 के लिए कहा, तो मैं ये कहूंगा कि ये x1 का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसी तरह से अगर मैंने x2 का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो मैं लिखूंगा x2, उसकी पहली वैल्यू 0, उसकी दूसरी वैल्यू 1, उसकी तीसरी वैल्यू 2। x2 की प्रोबेबिलिटी 0 की प्रोबेबिलिटी 0.55, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.16 और 2 की प्रोबेबिलिटी 0.29। अब अगर ये टेबल मैं अलग से बना देता हूं, तो ये x2 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, और हम इसको कहेंगे कि हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी से x2 की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एक्सट्रैक्ट कर ली, अलग कर ली। बात आपको समझ होगी? ये बता रही है कि देखिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी, सवाल ये था कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है या क्या बता रही है। देखें सपोज आप देखें कि ये जो 6 जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है, उनमें से एक है जो 0.14 है। 0.14 हमें ये बता रही है कि 0 इंटरसेक्शन 1 की प्रोबेबिलिटी 0.14 है। x1 के 0 होने और उसके साथ x2 के 1 होने की प्रोबेबिलिटी 0.14 है। यानी बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको x1 इंटरसेक्शन x2 की प्रोबेबिलिटीज बता रही है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको क्या बता रही है? x1 इंटरसेक्शन x2 की प्रोबेबिलिटी। तो अब जो 0.14 है, ये 0 इंटरसेक्शन 1 की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इसी तरह से
0.17 ये 1 इंटरसेक्शन 0 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। फिर 0.05 ये 1 इंटरसेक्शन 2 की प्रोबेबिलिटी है, और फिर आप कहेंगे कि 0.24 ये 0 इंटरसेक्शन 2 की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता चला कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बेसिकली इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज बता रही होती है, ठीक हो गया। अब यहां पर एक आसानी आपको दी गई है, वो ये कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको गिवन था और आपने सिर्फ उससे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स को एक्सट्रैक्ट किया, अलग किया। लेकिन हर दफा ऐसे नहीं होगा। आपको पता है कि टीचर का लेक्चर बड़ा आसान होता है और टीचर का पेपर जो है वो जलेबी की तरह सीधा साधा होता है, ऐसे ही है, ठीक है। उसके ऊपर से वो वाइवा भी ले लेता है, रहे से नंबर वहां पे कट जाते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको पहले से गिवन होता है ना, मेरा असूल ये है कि मैं सारी बातें बताना चाहता हूँ, और जब आप सारी बातें बताना चाहते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, ये पेपर में गिवन नहीं होगा, बल्कि पेपर में ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको खुद बनाना होगा। अंदर वाली ये 6 हो, 9 हो, 12 हो, ये प्रोबेबिलिटीज आपको खुद मालूम करनी होंगी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज, और फिर उनको ऐड कर करके आप x1 और x2 की प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे, या बेसिकली अगर x और y है तो आप उनको ऐड कर करके x और y की प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर एक आसानी थी और पेपर में वो आसानी नहीं होगी, ठीक है जी। अल्लाह पर बात है कि इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि रब्बी यस्सिर ली अमरी, कि ए मेरे रब मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, ठीक है जी। कोई काम आपको मुश्किल पड़ रही हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? रब्बी यस्सिर ली अमरी, ए मेरे रब मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। तो अब आपका काम आपके लिए आसान करने के लिए टीचर भी कुछ कर सकता है कि वो वाली एग्जांपल कराए जिससे रिलेटेड या जिस लेवल का उसने सवाल देना होता है। ये नहीं कि एग्जांपल ये वाली और सवाल कोई और वाला। तो अब हम आते हैं उस एग्जांपल पे जो जिस स्टैंडर्ड का पेपर में सवाल बन सकता है। तो उसके लिए मुझे स्लाइड करनी पड़ेगी बंद, क्योंकि स्लाइड आपको पता है हमेशा सब्जेक्ट का वो वाला रुख होता है जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है, और जो सब्जेक्ट का वो वाला रुख है जिसमें उसके नंबर कटते हैं वो उसको नजर ही नहीं आता। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ना टीचर्स स्लाइड्स का सहारा लेते हैं ताकि स्लाइड पढ़ा के बच्चों को खुश रखें और पेपर देकर बच्चों के नंबर काट लें। तो मैं ये चाहता हूँ मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं इसी से रिलेटेड जस्ट एक एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा। तो बुक निकालते हैं, ठीक है, और बुक से फिर आपको एक सवाल करवाते हैं। किधर है जी बुक? देखिए एक हो लेकिन नेक हो। तो आप देखेंगे कि वो एक एग्जाम्पल जो है ना वो सही होगी। कंट्रोल है। देखिए मैंने आपके साथ चेक करना होता तो फिर मैं आपको वो दिखाता ही। मैंने आपको पूरी बात बतानी थी इसीलिए वो एग्जाम्पल दिखाया। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपकी ये बुक मैंने आपकी टेक्स्ट बुक खोली हुई है जी, और ये वो एग्जाम्पल है जो टेक्स्ट बुक में आ रही है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। एग्जाम्पल 3.14। याद रखिए कि चैप्टर 4 हम मुकम्मल कर चुके हैं वाल्पोल एंड मार्क्स का, और ये जो स्लाइड्स हैं ये चैप्टर 3 का वो पोर्शन है जो कि थोड़ा सा बोरिंग था। तो बिफोर मिड मैंने इसलिए नहीं करवाया कि मैं बच्चों को ज़रा खुश रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और थे भी आप ऑन कैंपस नहीं थे, ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन में इसको पढ़ाना वैसे ही एक बड़ा मसला था। तो मैं ये इंतज़ार कर रहा था कि कैंपस खुले तो मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन भी दिखा दूँ। खैर सवाल क्या है, वो कहते हैं कि एक बॉक्स में 8 बॉल पॉइंट्स हैं, उसमें से 3 ब्लू हैं, उसमें 2 रेड हैं और उसमें 3 ग्रीन हैं। टोटल बॉल पॉइंट्स उस बॉक्स में 8 हैं और आपने उन 8 बॉल पॉइंट्स में से 2 बॉल पॉइंट्स को रैंडमली बगैर देखे निकालना है, ठीक है। वो कहते हैं कि लेट एक्स बी
द रैंडम वेरिएबल, यू कह ले कि द नंबर ऑफ ब्लू बॉल पॉइंट्स सिलेक्टेड या ड्रॉन। एक्स वो रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल पॉइंट्स जो निकले हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई वो रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ रेड बॉल पॉइंट्स सिलेक्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है एक्स और वाई के लिए। अब जरा दोबारा सवाल को समझ लें। वो क्या रहा है कि आपके पास 8 बॉल पॉइंट्स पड़े हुए बॉक्स में और आपने उसमें से 2 निकालने हैं। एक्स के नंबर ऑफ ब्लू बॉल पॉइंट्स सिलेक्टेड, अच्छा वाई के नंबर ऑफ रेड बॉल पॉइंट्स सिलेक्टेड, ठीक है जी। और आपको क्या कहा गया कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। पहले मुझे बताएं कि बॉक्स में 8 बॉल पॉइंट्स थे, मैंने 2 निकाले आंखें बंद करके। नंबर ऑफ ब्लू बॉल पॉइंट्स मिनिमम कितने निकल सकते हैं? मैंने निकाले, दोनों रेड निकला है। 0 निकल सकते हैं ना, देखिए मैंने निकाले दोनों रेड निकल है, तो ब्लू एक भी नहीं निकला। तो इसका मतलब ये कि जो एक्स रैंडम वेरिएबल है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ये हो सकता है मैं 8 में से 2 बॉल पॉइंट निकालूं, दोनों रेड निकल है, एक भी ब्लू ना निकले, और ये हो सकता है एक ब्लू निकले एक रेड निकले। इस सिचुएशन में एक्स क्या होगा? 1। और ये हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लू निकल हैं, तो एक्स क्या होगा? 2 होगा। तो आपको पता चला कि एक्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब आते हैं रेड पर। मैंने एक बॉल पॉइंट निकाला, वो रेड आ गया, दूसरा ब्लू आ गया, तो रेड कितने निकले? 1। मैंने 2 बॉल पॉइंट निकाले, दोनों ब्लू आ गए, तो रेड कितने निकले? 0। मैंने 2 बॉल पॉइंट निकाले, दोनों ही रेड आ गए। तो मुझे पता ये चला कि x भी 0, 1 और 2 हो सकता है और y भी 0, 1 और 2 हो सकता है। तो मुझे अब कितनी इंटरसेक्शंस मालूम करनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9। तो जो मेरा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा उसमें 9 प्रोबेबिलिटीज होंगी जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो फौरन से टेबल की तरफ जाते हैं। ये जी टेबल आ गया, जरा बड़ा करके दिखाते हैं आप लोगों को ताकि सही सही नजर आए। ये है जी वो टेबल जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज कितनी हैं? ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 15, ऑप्शन नंबर 4 16। तो आप क्या आंसर देंगे? 9। अगर मैं आपसे हल्का सा चेंज कर दूं और मैं पूछूं कि इस टेबल में कितनी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, 9, 12, 15 या 16? इस टेबल में कितनी प्रोबेबिलिटीज गिवन है? 9 है। देखिए अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यही तो पेपर में करता रहूं मैं आपसे। एक दूसरे से सवाल कुछ और किया था, दूसरे से कुछ और किया, दोनों ने सेम आंसर दे दिया। इसमें 16 है, 9 प्रोबेबिलिटीज हैं ज्वाइंट, 3 एक्स की मार्जिनल जो है 5/14, 15/28 और 3/28, और 3 वाई की मार्जिनल जो है 15/28, 3/7 और 1/28। और इनको ऐड करें तो जो 1 है वो भी एक प्रोबेबिलिटी है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो इस टेबल में टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है? नंबर कट गए। इसी तरह तो नंबर कटते रहे। देखिए एक होता है टीचर और दूसरा क्या होता है? टीचर। अब थोड़ा सा ही फर्क है। टीचर का मतलब पढ़ाने वाला और टीचर का मतलब धोखेबाज। अब अंग्रेज भी कितने तेज है, उन्हें पता है कुछ लोग होंगे डाइस पे बैठ के तकरीर करेंगे और वो होंगे टीचर, और कुछ होंगे टीचर। अब टीचर और टीचर में फर्क भी नहीं पता चलता कि टीचर कौन है और टीचर कौन है। क्या ख्याल है? अल्लाह कहता है बकूलु कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात करो, ठीक है ना। हम खुद भी तो कहते हैं कि इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधी राह पे चला, ठीक है, लेकिन हम जलेबी की तरह सीधे होते हैं। मसला ये, हम कहते थे कि सीधी राह पे चले, लेकिन जितने हम सीधे साधे होते हैं। आप यकीन करें मैंने पहली जॉब की ना, ये बात है सन 2002 की।
एज अ फ्रेश ग्रेजुएट मैंने इंडस्ट्री में जॉब शुरू की। अब जो भी काम होता मैं कहता यार मैं बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ, ठीक है, तो मुझे बता दो कैसा होता है। तो 2-3 महीने तो गुजरे, 3 महीने बाद जो है वो मेरे को 3-4 प्रमोशन के बाद आई वॉज रूलिंग द इंडस्ट्री, आई वॉज द शिफ्ट इन चार्ज, running entire plant independently, running a crew of about 250 employees। ठीक है जी। तो मैंने फिर किसी को एक दिन कह दिया कि यार मैं सीधा साधा इंसान हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आप सीधे तो होंगे लेकिन जलेबी की तरह, और आप सादे होंगे लेकिन स्वाद से। क्योंकि अगर आप सीधे वाकई होते और अगर आप सादे भी वाकई होते तो आप 3 महीने में 4 प्रमोशन ना लेते। ठीक है, बात समझ रही। लाइफ में आगे वही जाता है जो कि एक सर्टेन माइंडसेट का बंदा होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ अल्लाह ने उसे शार्पनेस दी होती है। वरना ये जिंदगी बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी जालिम है। ये तो आपके पीछे से टांग पकड़ के खींच के गिरा देते हैं। आप समझ रहे होते हैं आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, पता चलता है अगले दिन आप नीचे गिरे पड़े होते हैं। तो बी केयरफुल, अपने आगे पीछे देख के रहें कि कौन आपका दोस्त है, कौन टीचर है और कौन टीचर है। आपको आसान एग्जाम्पल करा के मुश्किल पेपर दे देते हैं। अब वो सोचेंगे ये सर ये तो आप ही हैं। ये देखिए मैं तो आपका लेवल अप कर रहा हूँ ना, आपको सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ कि आप अपना लेवल अप करिए। अब अगर आप अपना लेवल खुद अप नहीं करें, मुझे बताएं मेरा क्या कसूर। तो यहाँ पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज है 9। ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उन्होंने हमें दिया नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये मालूम करें। उन्होंने क्या किया कि ये मालूम करें। अब मुझे बताएं एक्सपेरिमेंट क्या था कि 8 में से मैंने 2 बॉल पॉइंट्स ड्रॉ किए। तो आप बताएंगे कि अगर मैं एक एमसीक्यू बना दूं कि मैंने 8 बॉल पॉइंट्स में से 2 बॉल पॉइंट्स निकाले हैं, कितने तरीके से 8 बॉल पॉइंट से 2 बॉल पॉइंट निकाले जा सकते हैं। मेरा वाइवा का भी सवाल था ये, लेकिन वो सवाल किसी और पे था, लेकिन मकसद उसका यही था कि कितने तरीके से, अगर रिकॉल करें सवाल मेरा यह था कि 50 स्टूडेंट्स में से 2 वॉलंटियर्स निकाले जा सकते हैं। और मैं ऑप्शन देता था 50C2, 50P2 और 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरह से सवाल ये कि 8 पेन है डब्बे में और उसमें से 2 पेन मैंने निकालने हैं। कितने तरीके से 8 पेन में से 2 पेन रेंडमली निकाले जा सकती है। 8C2, 8P2, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल। तो क्या जवाब देंगे आप? उन्होंने दिया 8P2। क्या कहेंगे, सही है जवाब? सही है, 8P2 सही है। C2 सही है। वजह क्या है कि 8 पेन पड़े हुए थे डब्बे में। जब मैंने 8 पेन्स में से 2 पेन्स निकाले, अब ये 2 पेन्स आपस में बराबर हैं। पहला पेन भी एक पेन है और दूसरा पेन भी एक पेन ही है। इसका मतलब ये कि ये आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल है, ये आपस में नाकाबिले तफरीक है। इनमें फर्क नहीं किया जा सकता कि कौन सा अच्छा पेन है। मुझे किसी ने बताया कि ये मतलब कौन सा अच्छा पेन होता है, तो अच्छे पेन दिया हो तो बताओ। अच्छे पेन के कुछ नाम होते थे ना पुराने जमाने में, जब लोग पेन शॉप से खरीदते थे। जी, डॉलर। तो एक दौर था कि जब लोग लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ते होते थे, उनको शौक होता था लाइब्रेरी में बैठने का, अच्छा पेन रखने का शौक होता था। एक छोटी सी डायरी उनके पास हमेशा पॉकेट में होती थी जिसमें वो अपना स्केड्यूल लिखते थे। ये वो दौर था जब लोग इल्म अदब में इंटरेस्ट रखते थे। अब आपके पास एक मोबाइल होता है जो उससे बहुत हाई लेवल ज्यादा कैपेसिटी रखता है, लेकिन उसमें जो स्केड्यूल वाला खाना होता है वो कभी कोई यूज नहीं करता। नोट्स बनाने का खाना भी बिल्कुल कोई यूज नहीं करता। और उस मोबाइल में बैठ के आप बहुत सी बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टिल बुक खोलने की भी कोई, जैसे कहते हैं, कोशिश नहीं करता। ठीक है जी। तो अब दौर बदल चुका है, मोबाइल आ गया है जिसमें हर वो एक्टिविटी करनी है जो कि आपके काम की नहीं है, और हर वो काम जो आपने करना है वो आपने नहीं करना। ठीक है जी। तो अब बात क्या हो रही है कि जब मैंने 8 पेन में से 2 पेन निकाले ना, तो क्योंकि ये दोनों पेन पेन ही है तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। जब कोई चीज इनडिस्टिंग्विशेबल है तो कॉम्बिनेशन लगेगा, 8C2 लिखेंगे। पता ये चला कि 8 पेन में से 2 पेन निकालने के टोटल तरीके क्या हैं, 8C2। अब वो तरीके
मैं पहली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना जा रहा हूं जहां x 0 हो और y 0, जो 3/28 है। मैंने पहली प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली? x 0 का मतलब ब्लू पेन एक भी नहीं निकला। ब्लू पेन कितने थे टोटल? 3। तो मैं लिखूंगा 3C0। न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? 3C0। फिर रेड भी एक भी नहीं निकला, और रेड कितने थे? 2। तो मैं लिखूंगा इनटू 2C0। ठीक हो गया? 3C0 इंटू 2C0। जब रेड और ब्लू निकले ही नहीं, तो 2 पेन कौन से वाले निकले? ग्रीन। तो मैं लिखूंगा इनटू 3C2। 3C0 इंटू 2C0 इंटू 3C2 होल डिवाइडेड बाय 8C2 होल डिवाइडेड बाय, ये अगर आप लिख लो तो क्या फायदा देगा? कहते हैं मोमिन को नसीहत फायदा देती है। जी, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 3C0 इंटू 2C0 इंटू 3C2 होल डिवाइडेड बाय 8C2। अब होता क्या है? 3C0 1 होता है, इंटू 2C0 2C0 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 3C2 होता है 3, तो 1 इंटू 1 इंटू 3, और 8C2 होता है 28। तो न्यूमरेटर में आया 3, डिनोमिनेटर में आया 28, और पहली प्रोबेबिलिटी हमें मालूम हो गई। अब सोचें कि x 1 हो और y 1 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए मैं क्या लिखूंगा? 3C1 इंटू 2C1, और अगर दोनों इधर से निकले हैं तो येलो से तो कुछ निकला नहीं, इंटू 3C0 होल डिवाइडेड बाय 8C2। तो 3C1 होता है 3 और 2C1 होता है 2। अगर 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 में गलत कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। 6 हो गया डिवाइडेड बाय 8C2 28 हो गया, तो 6/28, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/14। आपको पता चल गया कि मैं ये कैलकुलेशन करने वाला काम घर से करके आता हूँ, क्योंकि मैं इंतहाई सीधा साधा इंसान हूँ। ठीक है, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। आपने देखा कि मैंने कभी बुक की तरफ देखो या स्लाइड की तरफ देखो? ये मैं स्लाइड की तरफ देखता हूँ आपके लिए, ताकि आपको बता सकूं क्या लिखा है, वरना मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटा भाई है, वॉलपोल एंड मार्क, बड़ा भाई नहीं। बड़ा भाई भी आप पढ़ रहे हैं उससे। बड़ा भाई कौन है पता? ओपनहेम। ओपनहेम कौन है? नहीं पता? आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, उसका नाम होगा सिग्नल्स एंड सिस्टम, सुना है कभी? सब जो सिग्नल एंड सिस्टम पर एक बुक पढ़ाई जाती है मोटी तगड़ी सी, उस बेचारे का जो ऑथर है वो ओपन है। इससे पता चलता है आपको कितना इंटरेस्ट है आपकी पढ़ाई से, कि जो बुक पढ़ रहे हैं उसका आपको ऑथर का नाम तो पता नहीं है। वो बेचारा रुल गया किताब लिखते लिखते। इसलिए पाकिस्तान में मैं किताब नहीं लिखता। मुझे लोग कहते हैं किताब लिखो, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं पागल हूँ, बेवकत हो जाऊँ किताब लिखकर। ठीक है, किताब कोई पढ़ता ही नहीं। क्या ख्याल है? मतलब काम वो करना चाहिए जो कोई सुने तो सही, मतलब कोई पढ़े तो सही। अब मैं किताब लिख के मर जाऊं, पता चला किसी ने पढ़ी नहीं। ठीक है, तो फायदा नहीं। ये अहले इल्म के लिए होता था। मुसलमान जो आजकल पस्ती का शिकार है, इसकी वाहिद रीजन ये है कि हम पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए। ठीक है, याद रखिए कि जो मुसलमान जब थे ना, मतलब सुपर पावर थे, तो उस वक्त वो इल्म अदब में भी सबसे आगे ही थे। उसमें केमिस्ट्री में जितना वो जानते थे कोई नहीं जानता था। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, आप इसकी शुरुआत देखें, हर चीज मुसलमानों ने की है। जाबिर बिन हयान अलजबरा उसने स्टार्ट किया। ठीक है, इब्नुल हैसम देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसने बनाए। ठीक है जी, इसी तरह से बू अली सीना थे। ठीक है जी, इब्ने बतूता थे। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड बाय इस्लाम इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। 700 के आसपास। अनफॉर्चुनेटली अब हमें कोई 1200-1300 साल हो चुके पढ़े लिखे, पढ़ाई को छोड़े हुए। अब सोचिए, महीना 2 महीना अपने 1.5 साल पढ़ाई छोड़ी तो आपके ये हालात हो गए। तो जिसको हमने 1300 साल से पढ़ना छोड़ दिया हो, उसके फिर ये हालात तो बनते ही थे ना। आखिरी मुस्लिम इन्वेंशन कम से कम 400 से 500 साल पहले हुई। पिछले 400 सालों से मुसलमानों ने कोई इजाद नहीं की। तो फिर हम कहते हैं कि हम
मतलब हमारी रिस्पेक्ट भी हो, हमें लोग माने भी और हमारी मतलब कदर भी करें। कदर पढ़े लिखे अच्छे बंदे की होती है जो कुछ कर रहा हो, ठीक है, जो कुछ कर नहीं रहा उसकी क्या कदर होगी वैसे। और मजे की बात उसके बाद, चलो अगर शेखों की तरह रिकॉर्ड हो रहा है वैसे, अगर हम पैसे देने वालों में हो तो ये भी एक हदीस में है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मफहूम ये है कि ऊपर वाला हाथ देने वाला होता है और नीचे वाला लेने वाला होता है। तो अगर हम शेखों की तरह पैसा देने वाले होते तो फिर भी हमारी कोई कदर होती। अब पैसा भी हम लेने वालों में सेम, तो इस सिचुएशन में हमारी कदर कैसे होगी मुझे बताएं। तो आप पढ़ना लिखना शुरू करें अभी से। अब आप नए नए आ गए कैंपस में, कुछ पढ़ाई शढ़ाई करेंगे तो बात बनेगी। तो अब बात समझ लें कि मैं किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये आपको 3 जीरोस नजर आ रहे हैं, इनकी क्या रीजन है? ये प्रोबेबिलिटी जीरो क्यों हो गई? मेरा एक सवाल भी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, 0, 1, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। हाँ जी, बड़ा अच्छा इन्होंने इसको देखा कि देखें, अगर मैं सबसे बॉटम राइट पर जीरो जो लिखा हुआ है उसको मतलब जैसे कहते हैं रियलाइज करूं या उसको एनालाइज करूं, तो इसका मतलब ये है कि आपने 8 में से 2 बॉल पॉइंट्स निकाले और क्या हुआ कि रेड के भी 2 निकल आए, ब्लू के भी 2 निकल आए। असल में अगर ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में होता तो ऐसा हो सकता था, क्योंकि वो 2 कह के 4 निकाल देता क्योंकि मुफ्त में मिल रहे थे। लेकिन क्योंकि ये फेयर एक्सपेरिमेंट है और वी आर अज्यूमिंग कि एक्सपेरिमेंट से फेयर है, कोई इसमें हैंकी पैंकी नहीं है, तो अगर उसने 8 में से वाकई 2 निकाले तो ऐसा कैसे हो सकता है 2 ब्लू के भी निकले और 2 रेड के भी निकले? तो ये तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स आर, ठीक है, जीरो। लेकिन आपको पता ना कि किसी बंदे ने कहा था पाकिस्तान के बारे में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। क्या बात है, क्या बात कह गया वो, क्या ख्याल है? असल में होता है कि पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। अच्छी अच्छी बातें सोच के वो बंदे फेसबुक पे स्कॉलर बने हुए हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से, पढ़ने लिखने से या किसी भी अच्छे काम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी घर में बात कोई नहीं सुनता, वो फेसबुक के स्कॉलर है। हर दिन कोई नई पोस्ट लगाते हैं, बंदा वाह वाह करने से रह नहीं सकता कि क्या ही जबरदस्त बात की है। पता चलता है कि मतलब कोई अमल नहीं है। याद रखिए कि अमल करने से बात बनती है, ठीक है ना। एक इकबाल का शेर भी है ना कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये साकी अपनी अपनी कुदरत में न नूरी है न नारी है। तो इकबाल चेयर आपकी बनी हुई है। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि अब सारा टाइम आप अपनी पढ़ाई पे मत लगाएं, थोड़ा सा टाइम निकाल के इकबाल चेयर को विजिट किया करें। वहां पर हमारे बड़े जबरदस्त स्कॉलर्स हैं जो आपको एक नई रूह फूकेंगे आपके अंदर, ठीक है जी। आपको बताएंगे कि दुनिया में कैलकुलेशन के अलावा भी कुछ है। अब आज तो मैं मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, लेकिन याद रखिए कि जब मैंने जिंदगी में बड़ी कैलकुलेशंस कर ली ना और मेरी कैलकुलेशंस परफेक्ट हो गई, तो मुझे ये पता चला कि जिंदगी में जितनी भी कम कैलकुलेशन हो उतनी जिंदगी अच्छी गुजरती है। ये हिसाब किताब जो है ना, वो ज्यादा कोई पसंदीदा चीज नहीं है। आना चाहिए आपको और सही आना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि प्रैक्टिकल लाइफ में हिसाब किताब कम से कम करें, ठीक है, जिंदगी आसान रहेगी। खैर बात यह है कि अब आपको मैंने बता दी कि प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होंगी, तो इस चीज को जर्नलाइज कर दिया उन्होंने इस फॉर्मूले की सूरत में, ठीक है। या वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इस फॉर्मूले की सूरत में उन्होंने जर्नलाइज कर लिया कि प्रोबेबिलिटी मालूम करने का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स वाई क्या है। ब्लू थे 3 और उसमें से x निकाले गए थे 3cx, रेड थे 2 और उसमें से y निकाले गए थे 2cy, और टोटल डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल थे 8, उसमें से 2 निकाले गए थे 8c2। डिनोमिनेटर में टोटल क्यों लिखा? याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी होती है n ऑफ e ओवर n ऑफ s, तो डिनोमिनेटर में n ऑफ s लिखना था कि 8 में से 2 निकालने के टोटल तरीके, तो 8 में से 2 पेन निकालने के टोटल तरीके हैं 8c2, और सर्टेन टाइप ऑफ तरीके जिसमें रेड 1 हो ब्लू 2 हो वो ऊपर से मालूम होंगे। तो अब जरा गौर करें, तीसरा जो है
ग्रीन, उसके लिए बड़ी एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट लिखी हुई है, 3c 2 माइनस एक्स माइनस वाई। हाँ, अब ये वजह क्या है कि आपने निकालने टोटल 2 थे, अगर x और y से एक एक निकल चुका है तो इधर क्या होना चाहिए, 2 माइनस वन, यानी येलो से फिर कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। अगर x से 2 और y से एक भी नहीं निकला तो 3 2 माइनस 2 और माइनस 0 होना चाहिए, तब भी येलो से नहीं निकलेगा। लेकिन जरा गौर करें कि अगर मैं इसमें जहां 0 लिखा हुआ था 2 2 पे कि रेड भी 2 निकले और येलो भी 2 निकले, तो क्या होता है, सॉरी रेड भी 2 निकले और ब्लू भी 2 निकले, तो ये क्या बन जाता, 3c 2 माइनस 4, और ये बन जाता 3c माइनस 2। कैलकुलेटर में 3c माइनस 2 पुट करें, मैं तरह आ जाता हूँ, करके देख लो, कैलकुलेटर में 3c माइनस 2 लिखेंगे, मैं तरह आ जाएगा। इसका मतलब ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आपको बात पता चली कि देखिए चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल लेकर चलें या मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है, लेकिन अगर इसको बर्डन के तौर पर लेकर चलेंगे तो बर्डन के तौर पर तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। क्या ख्याल है? मेरे एक हैं जानने वाले ना, उनकी एज कोई 78 प्लस में है, ठीक है जी, तो वो 3 मंजिला सीढ़ियाँ भी बड़ी आसानी से और खुशी से लाठी समेत चढ़ जाती हैं।